दोस्तों, एक 40 साल की आंटी जिनका नाम सावित्री होता है और एक नाइजीरिया देश का रहने वाला काला हबशी जिसका नाम जिकोमा होता है और उसकी उम्र 35 से 40 साल के आसपास रही होगी। आंटी उसे अपनी दुकान किराए पर दे देती हैं। जैसे ही एक महीना बीतता है सोचती हैं कि क्यों ना इससे किराया ले लिया जाए। आंटी उसके कमरे की तरफ जाती हैं, उसे आवाज़ देती हैं लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। फिर जो आंटी होती हैं उसके कमरे के अंदर चली जाती हैं। देखती हैं कि जो जिकोमा है वो अपने बाथरूम में बिना कपड़ों के एकदम निर्वस्त्र तरीके से, नग्न तरीके से वो नहा रहा होता है। अब जो आंटी होती हैं उसके काले बड़े प्राइवेट पार्ट को देखकर सच में वो हैरान हो जाती हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और तुरंत उसके कमरे से अपने कमरे में आ जाती हैं और वो सोचने लगती हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, करीब-करीब 4 से 5 दिन तक उसके बारे में सोचती रहती हैं, उसके कमरे की तरफ नहीं जाती हैं, लेकिन जैसे ही उनको पैसों की ज़रूरत होती है, फिर से जिकोमा के कमरे के अंदर जाती हैं। जैसे ही कमरे के अंदर जाती हैं, करीब-करीब 4 से 5 घंटे के बाद कमरे से बाहर निकलती हैं। जब आंटी कमरे से बाहर निकलती हैं, तो ठीक तरीके से चल नहीं पा रही होती हैं, वो लंगड़ा-लंगड़ा कर बाहर निकल रही होती हैं। तो दोस्त, सच में आखिरकार उस आंटी के साथ उस रात उस नाइजीरियन आदमी ने किस घटना को अंजाम दिया। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्त इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्त आपसे हाथ जोड़कर छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। और जहां से भी मेरे वीडियो को देख रहे हो, एक अपना प्यारा सा नाम कमेंट जरूर करना। दोस्तों, हमने अपना बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। देखो, हमने टेम्पलेट्स लगा दिए हैं फूलों वाले, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और बात करें रात की, तो करीब करीब रात के 3 या 4 बज रहे हैं। दोस्तों, सच में अगर यकीन नहीं होता है तो अगर आप वॉच में टाइम देखोगे तो मेरे वॉच में आप लोग टाइम देख सकते हो। तो दोस्त, कहावत है ना एक, किसी के लिए अपने जरूरी है तो किसी के लिए सपने जरूरी हैं। तो मेरे लिए अपने बहुत कम लेकिन सपने बहुत जरूरी हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मणिपुर के एक छोटे से शहर की, जहाँ पर 3 लोगों का परिवार रहा करता है। रामनाथ, सावित्री और एक करीब करीब 18 साल की जवान बेटी होती है जिसका नाम अर्चना होता है। इधर लड़की के माँ बाप देखते हैं कि मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है, तो वो अपनी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता देखने के लिए इधर उधर तलाश करने लगते हैं। करीब करीब 10 से 15 दिन तलाश करने के बाद उनके बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आता है। रिश्ता देखकर अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं, अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। इधर बेटी की शादी कर देते हैं और अपना 2 लोग बचते हैं तो घर पर एकदम हंसी खुशी तरीके से रहा करते हैं। बेटी भी अभी वहाँ हंसी खुशी रह रही होती है। ससुराल का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा होता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि होता वही है जो ऊपर वाले ने रच दिया है। करीब-करीब शादी के 5 से 6 महीने के बाद अचानक से रामनाथ की मौत हो जाती है। जब वो उनकी मौत हो जाती है तो जैसे ही खबर उनकी बेटी के पास जाती है, उनकी बेटी दौड़ते हुए, रोते बिलखते हुए अपने घर आ जाती है। बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान होती है, लेकिन उसका जो पति होता है वो समझदार होता है। अब अर्चना को समझाता है कि पापा तो अब चले ही गए, वो लौटकर वापस नहीं आएंगे, तुम अपने आप को संभालो। इस तरीके की बातें कर रहा था और उसको संतुष्ट कर रहा होता है। जो अर्चना होती है वो भी उसकी बात मान लेती है कि मेरा पति सही कह रहा है कि जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका है। और जो अर्चना होती है वो अपनी माँ को भी बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश करती है। जैसे ही शाम के 4 बजते हैं उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। दाह संस्कार करके जितने भी रिश्तेदार लोग आते हैं सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। इधर जो लड़की की माँ होती है वो अपने दामाद और अपनी बेटी को रोक लेती हैं। कहती है कि बेटा सब लोग तो जा ही रहे हैं, मैं घर में अकेली हो जाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करो तुम 2-3 दिन के लिए यहीं रुक जाओ। और जो अर्चना होती है उसका दामाद होता है वो दोनों लोग वहीं पर रुक जाते हैं। करीब-करीब 2-3 दिन रुकते हैं। 2-3 दिन के बाद वो लोग भी अपने घर चले जाते हैं क्योंकि अपना घर बिगड़ते हुए कोई नहीं देख सकता है। इस तरह से अब जो आंटी होती हैं वो अपने घर में अकेली हो जाती हैं। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा उनके पास ज़मीन जायदाद भी होती है, एक प्लॉट भी होता है।
और करीब-करीब उनके घर में 4 से 5 दुकानें भी बनी होती हैं, तो वो अपनी दुकानें अक्सर करके किराए पर दिया करती हैं। कुछ पास के ही लोग होते हैं, उसी शहर के लोग, जो किराए पर दुकान लेकर अपनी दुकान चलाया करते हैं। इधर एक नाइजीरियन का आदमी भी एक बिज़नेस कर रहा होता है मणिपुर में ही। तो मणिपुर में एक दुकानदार अपनी दुकान को खाली करवा देता है, तो इधर-उधर वो भी अपनी दुकान ढूँढ रहा होता है अपना सामान फिक्स रखने के लिए। एक दिन एक आदमी से पूछता है कि क्या यहाँ पर किराए पर दुकान मिल सकती है? तो कहता है कि हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं। एक आंटी हैं जिनका नाम सावित्री है, उनकी जो दुकानें हैं वो किराए पर चला करती हैं। तुम उनसे जाकर बात कर लो और तुम उनके जो दुकानें हैं वो किराए पर ले सकते हो। उनसे रास्ता पूछता है, लोकेशन पूछता है, सब कुछ बता देता है और आधे घंटे के बाद उनके घर पहुँच जाता है। उनसे बातचीत करता है दुकान के बारे में, तो कहती है कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अगर आप चाहते हो तो आप दुकान ले सकते हो। जैसे ही सुबह होती है, जो नाइजीरिया का काला आदमी होता है, वो एक डाला ले जाता है और उसी डाले में अपना सारा सामान उठाकर वहीं पर ले आता है। करीब-करीब 1-2 दिन तक अपना सामान उसी दुकान में फिक्स करता है। इधर जो आंटी होती हैं वो दिन भर अपने घर में रहते-रहते परेशान हो जाती हैं, तो वो भी सोचती हैं कि क्यों ना मैं किसी काम करने के लिए, किसी के वहाँ काम करने के लिए जाया करूँ। एक बार वो अपनी बेटी से पूछती हैं कि बेटा क्या मैं काम करने के लिए जाया करूँ? तो उनकी बेटी मना कर देती है, कहती है कि मम्मी आपकी इतनी उम्र हो गई है, तुम कहाँ काम करने के लिए जाओगे? इतनी दुकानें हैं, उनका किराया मिलता है, उन्हीं से घर का गुज़ारा करो। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो मुझसे बताओ, मैं आपको रुपए पैसे दूँगी। अब धीरे-धीरे समय बीतता जाता है, करीब-करीब 25 से 26 27-28 दिन, 1 महीना पूरा होता है ऐसे ही। तो जितने भी किराएदार होते हैं, सभी लोग अपना-अपना किराया उस महिला को यानी सावित्री को दे देते हैं समय से ही। लेकिन जो नाइजीरिया का काला आदमी होता है वो अपना किराया नहीं दिया होता है, क्योंकि वो नई-नई जगह पर आया होता है, तो कस्टमर उसको जानते भी नहीं थे, तो उसका ना तो कुछ सामान बिक रहा होता है, ना तो कुछ। इस वजह से उसका थोड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो वो आंटी से कह देता है कि आंटी अभी मैं नया-नया हूँ, अभी मेरी सेल्स भी नहीं हो रही है, तो मैं 2-4 महीने के बाद किराया दे दूँगा। आंटी कहती हैं कोई बात नहीं, अब तुम सामान भर ही चुके हो, तो कहाँ जाओगे, आखिरकार किराया तो दोगे ही। जैसे ही 4-5 महीने बीत जाते हैं, एक दिन आंटी के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इससे किराया ले लिया जाए, वरना ये फिर जैसे उस दुकान से मेरे दुकान में भागा है, वैसे ही मेरे दुकान से वो किसी और के दुकान में भाग जाएगा। जैसे ही रात के करीब-करीब 5-6 बजते हैं, वैसे ही आंटी उसके कमरे की तरफ जाती हैं, बाहर से आवाज़ देती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है, तो आंटी डायरेक्ट उसके कमरे में अंदर चली जाती हैं। जैसे ही कमरे में अंदर जाती हैं, उस दृश्य को देखकर वो हैरान हो जाती हैं, क्योंकि जो नाइजीरियन का आदमी होता है, वो अपने बाथरूम में निर्वस्त्र तरीके से बिना कपड़ों के ही वो नहा रहा होता है। अच्छा, जो आंटी होती हैं उसके शरीर स्ट्रक्चर को देखकर, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर वो देखकर घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। जैसे ही उल्टी पाँव अपने कमरे में वापस आ जाती हैं। अब लेटे-लेटे उनके शरीर के बारे में ही वो सोचा करती हैं और उसके साथ कुछ गलत भी करने को सोचा करती हैं, क्योंकि उनका जो पति होता है, उनकी मौत हो जाती है, तो उनकी जो भी इच्छाएँ होती हैं, वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही होती हैं। तो इस वजह से जैसे ही रात के करीब-करीब 8-9 बजते हैं, अपना खाना-पीना बनाती हैं और सो जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है, अब करीब-करीब 5-6 दिनों तक जो आंटी होती हैं, उसके कमरे की तरफ नहीं जाती हैं। लेकिन जैसे ही 10 से 5 दिन और बीत जाते हैं, आंटी फिर से उसके कमरे के बाहर खड़ी होकर उसे आवाज़ देती हैं, "जिकोमा, जिकोमा", लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। अब जो आंटी होती हैं, पास में एक खिड़की लगी होती है, खिड़की पे जो पर्दा होता है उसको हटाकर देखती हैं, तो जो नाइजीरियन का काला आदमी होता है, वो एकदम निर्वस्त्र तरीके से बिना कपड़ों के ही वो अपने बेड पर सोया हुआ होता है और फ़ोन में भी कुछ अश्लील हरकतों जैसी वीडियोज़ भी चला रहा होता है। तो जो आंटी होती हैं, वो सच में इस दृश्य को देखकर उनकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं।
और उसके बॉडी शरीर को देखकर, पूरे शरीर को देखकर उनका शरीर कांपने लगता है, वो घबराने लगती हैं और चुपके से उल्टे पाँव से वो अपने कमरे में आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, जो नाइजीरियन का आदमी होता है वो आंटी का जितना भी किराया होता है 5 महीनों का सारा किराया आंटी को दे देता है। हालांकि आंटी उससे ना तो ज़्यादा बातचीत किया करती थी, ना तो कुछ किया करती थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए अनजान होते हैं। सिर्फ एक मालिक और एक किराएदार का ही रिश्ता चला करता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके साथ कोई 3 से 4 5 महीने तक कोई साथ में रहता है या आपके घर में रहता है, तो जाहिर सी बात है नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और एक दूसरे को हम पहचानने भी लगते हैं। एक दिन की बात है, जो आंटी थी वो बहुत ज़्यादा, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, परेशान हो जाती हैं। तो जो नाइजीरियन का काला आदमी होता है वो तुरंत फौरन डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर को बुला कर लाता है, उनको चेकअप कराता है, जांच कराता है। तो थोड़ा सा बुखार होता है, थकी होती हैं, परेशान होती हैं, तो उनको रेस्ट करने को बोलता है और थोड़ी बहुत दवाइयाँ दे देता है। कहता है इनको टाइम से दवाइयाँ दे देना और ये ठीक हो जाएंगी। अब जो आंटी होती हैं वो करीब करीब 4 से 5 दिन के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। उनको समय पर वो आदमी दवाई दिया करता है, खाना दिया करता है और पानी दिया करता है। इस तरह से जो आंटी होती हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही होती हैं, उसे अपना ही समझने लगती हैं और अक्सर करके जैसे ही शाम होती है वो अपनी दुकान से छुट्टी पाता है, वैसे ही आंटी के साथ आंटी के कमरे में बैठकर उससे बातचीत किया करता है और आंटी भी उसके कमरे में जाकर उससे बातचीत किया करती हैं। इसी तरह से होते होते समय बीतता जाता है, करीब करीब 7 8 महीने बीत जाते हैं। अब जब 7 8 महीने बीत जाते हैं तो उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ होने लगती हैं। वो दोनों लोग एक दूसरे को देखकर स्माइल भी किया करते हैं, हँसा भी करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं हम कि उन दोनों की जब नज़रें लड़ती हैं तो समझो कि उनको प्रेम हो जाता है। एक दिन की बात है, शाम का वक्त हो रहा होगा, करीब करीब 5 6 बज रहे होंगे। तभी आंटी अपनी कुछ सब्जियां मंगवाना चाहती हैं मार्केट से, तो उसके कमरे के पास जाती हैं, आवाज़ देती हैं जिकोमा जिकोमा, लेकिन अंदर से आवाज़ नहीं आती है। खिड़की से देखने की कोशिश करती हैं जिकोमा है या नहीं है, तो जिकोमा अंदर लेटा हुआ होता है और फ़ोन में कुछ अश्लील हरकत वाली वीडियोस देख रहा होता है और अपने आप को भी संतुष्ट कर रहा होता है। इस दृश्य को देखकर सच में जो आंटी होती हैं उनके पाँव के तले जमीन खिसक जाती है और उसे आवाज़ देती है जिकोमा। जैसे ही जिकोमा खिड़की की तरफ देखता है वो चौंक जाता है, वो तुरंत अपना फ़ोन बंद करता है और कपड़े पहनता है, एकदम तैयार हो जाता है। जैसे ही बाहर आता है वो कहता है कि क्या है आंटी, जो भी बात होती है वो आंटी बताती है, कहती है कि तुम मार्केट चले जाओ और मेरे लिए कुछ सामान ले आओ। जो जिकोमा होता है वो मार्केट जाता है, मार्केट से जो भी आंटी ने सामान बताया होता है वो, और जो भी सामान आंटी ने मंगाया था वो सारा सामान आंटी को लाकर दे देता है। कुछ सामान अपने लिए भी लाता है तो वो अपने कमरे में ले जाकर रख देता है। थोड़ी देर बाद पीछे से आंटी जो होती है वो उसके कमरे में जाती हैं, प्रवेश करती हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों लोग बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, एक दूसरे के परिवार के बारे में, क्योंकि जब जब से जिकोमा आया था उसने आंटी के परिवार के बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। अब वो पूछता है कि आंटी आपके पति क्या करते हैं, कहाँ हैं, आपके बेटे कितने हैं? तो अपनी सारी व्यथा बताने लगती हैं कि मेरे जो पति हैं उनका वो है नहीं, अब उनकी मौत हो गई है। मेरी एक बेटी है, उनकी उसकी शादी हो गई है और वो अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहती है। अच्छा, इस इन बातों को सुनकर उसके अंदर थोड़ा और हौसला हौसला आता है। जो आंटी होती है वो भी पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई है या नहीं हुई है और तुम्हारे जो माँ बाप हैं वो है या नहीं है। तो वो भी अपने बारे में बताता है कि मेरी शादी तो हुई थी लेकिन मेरी पत्नी की मौत हो गई है। मेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं, वो अभी नाइजीरियन देश में ही हैं। मैं यहाँ सिर्फ बिजनेस करने के लिए आया था। तो जो अब इस तरह की दोनों के अब इस तरह से दोनों की बातचीत हुआ करती है। वो कहते हैं ना कि अगर आदमी पुरुष अकेले में कहीं कमरे में बैठा हो तो उन दोनों की जो इच्छाएं होती हैं वो बढ़ने लगती हैं।
धीरे धीरे जो अफ्रीकन आदमी होता है वो आंटी को दबोचने की कोशिश करता है। वो उनके हाथों को पकड़ता है लेकिन आंटी कुछ नहीं कह रही होती है, क्योंकि आंटी भी इसी चीज के लिए वो उसके कमरे में गई होती है। धीरे धीरे वो उन पर हावी होने लगता है, उनको अपने बाहों में दबोच लेता है, लेकिन फिर भी जो आंटी होती हैं वो कुछ नहीं कहती। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ पेश आ रहे होते हैं, और थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, वो दोनों फ़ोन में कुछ अश्लील आपत्तिजनक वीडियोस भी देखने लगते हैं। वीडियो देखते देखते उनको करीब करीब आधे घंटे बीत जाते हैं। वीडियो देखने के बाद उन दोनों के शरीर में जो भी उत्तेजनाएं, जो भी इच्छाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। तो जो वो दोनों होते हैं एक दूसरे को संभाल नहीं पाते हैं। फिर वो करीब करीब एक दूसरे के साथ वो अवैध गलत काम भी करने लगते हैं। ये अवैध गलत काम इतने दर्दनाक होते हैं कि जो आंटी होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो भी उसका साथ भरपूर दे रही होती हैं, ये ची क्योंकि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सुख और आनंद उनको भी मिल रहा होता है। तो करीब-करीब वो दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक तरीके से 3 से 4 बार फिजिकल होते हैं, शारीरिक संबंध जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। करीब-करीब 3-4 घंटे तक वो दोनों लोग एक दूसरे के कमरे में होते हैं। जैसे ही आंटी बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, वो उठ ही नहीं पाती हैं, वो ठीक से चल ही नहीं पाती हैं। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने कमरे में जा पाती हैं। जैसे ही सुबह होती है, वो जो नाइजीरियन का काला आदमी होता है वो अपनी दुकान खोलने के लिए जब जाता है तो पहले उनके कमरे में जाता है। जैसे ही जाता है वैसे ही आंटी भी देखकर बहुत ज़्यादा उसे खुश होती हैं, मुस्कुरा रही होती हैं, और वो आदमी भी उनको देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तो उन दोनों में इस तरीके से समझ लो कि एक प्रेमी का रिश्ता हो चुका होता है, एक दूसरे से वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करने लगे होते हैं। अब आंटी को किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। जो कुछ भी उनकी इच्छाएँ होती हैं वो सब कुछ अपने घर पर ही पूरी कर लिया करती हैं। इस तरह से करीब-करीब 1-2 साल तक दोनों के बीच में चला करता है। एक दिन की बात है, वो आंटी और वो नाइजीरियन आदमी आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। अचानक से उनकी बेटी आ जाती है। जैसे ही बाहर आवाज़ देती है, वैसे ही उसकी जो माँ होती हैं सावित्री, वो अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर सच में वो तंग हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। अब जैसे ही गेट खोला जाता है, उन दोनों को जैसे ही उनकी बेटी देखती है, पूछती है कि मम्मी ये कौन है और तुम इनके साथ क्या कर रही थी? अब जो उसकी माँ होती हैं, वो कहती हैं कि बेटा ये कोई नहीं, ये किराएदार हैं, मेरा थोड़ा-सा काम था इनके वहाँ, मैं इस वजह से आई थी। अब उनको अपने कमरे में ले जाती है और पूछती है कि मम्मी अगर काम था तो तुम बाहर भी बात कर सकती थी, उनके साथ अंदर क्या कर रही थी? अब जो उसकी माँ होती हैं वो उसे बहुत ज़्यादा समझाने-बुझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा ऐसी-ऐसी बात है, मैं घर पर अकेली रहती हूँ और मेरी भी कुछ इच्छाएँ होती हैं, तो मैंने इनसे दोस्ती कर ली है, और जो जो भी मेरी इच्छाएँ होती हैं मैं इनके साथ पूरी करती हूँ। तो कहती है कि बेटा ये बात कहीं भी नहीं किसी को बताना, वरना मेरी भी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और तुम्हारी भी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। लड़की कहती है कि मैं बताऊँगी तो नहीं, लेकिन आपने बहुत गलत काम किया है, आप बहुत गलत काम कर रही हो। आज के बाद मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी। उनकी बेटी भी गुस्सा होकर उनसे अपने घर वापस चली जाती है। अब वो दोनों जो आंटी होती हैं, जो नाइजीरियन होता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा-हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ उसी मणिपुर में एक शहर में रहा करते हैं, और उनका जीवन एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा होता है, किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी नहीं होती है। तो दोस्तों ये कहानी सुनने में आपको कैसी लगी? अगर कहानी सुनने में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।